मेरा नाम अस्मा नासिर है और मैं प्रिंसिपल कोरंगी एकेडमी हूँ और मैं यहाँ 2006 से काम कर रही हूँ। ये कोरंगी एकेडमी है जो अप्रैल 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था। बेसिकली एक प्रोजेक्ट है इन्फाक फाउंडेशन का जिसका नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट सोशल सर्विसेज। यहाँ जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो 723 है। यहाँ हमारे वहाँ बच्चे आसपास की 5 किलोमीटर की विसिनिटी से आते हैं। यहाँ पर बच्चे गोट से आते हैं जिसमें जुमा गोट, अली गोट, रेडी गोट, इब्राहिम हैदरी, इलियास गोट, चश्मा गोट, इसके अलावा लांढी, कोरंगी और कायदाबाद, ग्रीन सिटी, इन एरियाज़ से लोग जो हैं हमारे पास बच्चे पढ़ने आते हैं। शुरू में जब कोरंगी एकेडमी का आगाज़ हुआ था तो वालिदैन की दिलचस्पी जो थी वो बहुत कम थी और हमारे लिए बहुत मुश्किल था वालिदैन को आमादा करना कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम के लिए स्कूल पहुँचाएँ। हमारी हायर मैनेजमेंट की जो सपोर्ट थी वो इस इदारे के लिए बहुत अहम रही है कि यहाँ पर जो है उनकी सपोर्ट की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह जब कोरंगी एकेडमी में एडमिशन्स होते हैं तो हमारे पास लाइनें लगी होती हैं बच्चों की, वालिदैन की, जो यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पे जितनी भी सहूलियात हैं वो कराची के किसी भी बड़े स्कूल से कम नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ का ख्याल किया जाता है जिसमें लैंग्वेज भी शामिल है, IT टेक्नोलॉजी भी शामिल है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है प्ले ग्रुप, जूनियर सेक्शन है, यहाँ पे मिडिल स्कूल है, सीनियर सेक्शन है, कॉलेज सेक्शन है। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी ना सिर्फ तालीम का ख्याल रखा जाता है बल्कि तरबियत भी होती है। अब तक यहाँ पर जो है वो 5 बैचेस जो हैं वो पास आउट हो चुके हैं जो मुख्तलिफ़ कराची के प्रोफेशनल कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करके मुख्तलिफ़ जॉब्स पे काम कर रहे हैं। इस इदारे का जो मिशन है वो है इस कम्युनिटी को डेवलप करना। हमारा जो मिशन और विजन है वो है इस कम्युनिटी में बच्चों को चेंज एजेंट बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये बच्चे अपनी कम्युनिटी में जाते हैं तो ये कम्युनिटी के लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि जो यहाँ से बच्चे जो यहाँ से निकले हैं वो चेंज एजेंट के नाम से पहचाने जा रहे हैं और वही बच्चे हमारे साथ मिलकर इस कम्युनिटी को तब्दील करने में मदद दे रहे हैं। ये जो कम्युनिटी की आपने बात की, थोड़ा एक्सप्लेन करें कि जब ये हुआ तो यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी थी, उनका ज़रिया माश क्या था, वो उनके जो है जो सोशल स्टेटस था वो क्या था, यहाँ पर तालीम की ओवरऑल क्या सूरत हाल थी। अगर हम पुरानी बात करें तो यहाँ पर जो मोस्टली जो लोग हैं यहाँ पर वो फ़िशरमैन हैं। जब हमने यहाँ पे 2002 में आगाज़ किया था तालीम का तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद सिंधी और बलूचों की थी जिनको हमने फ़ेस किया था और वहाँ पर जो उनका ज़रिया माश था वो माहीगीरी था। आज भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो माहीगीर के शोबे से वाबस्ता हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता शऊर बदला और आसपास की कम्युनिटीज़ भी जो हैं हमारे पास आने लगी हैं जिसमें फैक्ट्री वर्कर्स बहुत ज़्यादा तादाद में हमारे पास मौजूद हैं। और जहाँ तक बात है उसकी सोशो फाइनेंशियल स्टेटस की तो यहाँ पे अगर हम घरों में जाएं गोट्स के तो वहाँ पर उनका एक कमरे का घर है जहाँ पर वो बच्चे रहते हैं, वहीं पे उनका वॉशरूम भी है, वहीं पे उनका जो है वो किचन भी है, वहीं पे उनका बेडरूम भी है। आपका नाम क्या है? अली अस्कर। अली अस्कर, बैठ जाओ यार। क्या ड्राइंग बनाई, दिखाए तो। वो वाली तो मुझे दिखाओ तो सही। ये वाली, ये क्या है? सूरज। सूरज है। सूरज से हम क्या करते हैं? सूरज से धूप होती है। धूप होती है। कौन बताएगा किसने सबसे अच्छी ड्राइंग बनाई है? मैंने। सबने। ये ओ वाह। मुझे लगता है इन लोगों को कोई ना पोएम आती है ना कोई गाना आता है, मुझे ऐसा लगता है ना? मुझे आती है। रात को जल्दी सो जाए वो बमार नहीं होता, दिन भर भागा फिरता पढ़ने में दिल लगता है। वाओ ग्रेट। ये और किसी ने सुनानी है या हम जाएं फिर? सामने आया खम्बा, तेजी से जो बोला, सामने गए रोशनी, साइकिल गई गाड़ी में, अपना कोई शौक ना, अपनी होश जारी में। ये जबरदस्त यार, थैंक यू। अब आप लोग पढ़ो। हेरा,
आप यहाँ गेम सिखाती हैं? जी सर, मैं जूनियर सेक्शन को सिखाती हूँ। अच्छा, और आप में खुद भी लगता है गेम्स खेले में? सर मैं नेशनल एथलीट हूँ, इसके अलावा मैं फुटबॉल भी खेल चुकी हूँ। कौन कौन से गेम्स हैं जो स्कूल लेवल पर स्कूल कंपटीशन में टीम चाहती हैं? सर हमारे यहाँ जूनियर लेवल पर एथलेटिक्स हो रहा है, जहाँ बाहर से इनविटेशंस आते हैं तो हम जूनियर लेवल पे एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। फिर हमारा मिडिल सेक्शन आ जाता है, सीनियर सेक्शन आ जाता है, उसमें फुटबॉल है जिसमें कराची लेवल पर गेम्स हो रहे हैं। और नेशनली हम ट्रायल्स जैसे ट्रायल्स होते हैं तो हम इनको ट्रायल्स में लेके जाते हैं और हमारे बच्चे माशाल्लाह जीत कर आते हैं, तो फिर सिंध लेवल पर सिलेक्ट होते हैं, फिर नेशनल में जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान बाबडा से भी हमारे 3 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उन्हें स्कॉलरशिप दी गई है और वो खेल रहे हैं एथलेटिक्स। इसके अलावा फुटबॉल में भी माशाल्लाह काफ़ी इंटर स्कूल में चैंपियंस हैं हमारे बच्चे, ट्रॉफीज भरी पड़ी हमारे पास। माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारे स्कूल का। मैं खुद क्योंकि एक दफ़ा एक ज़माने में स्पोर्ट्स टीचर रहा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट के सबसे फेवरेट जो है वो स्पोर्ट्स टीचर ही होते हैं, क्योंकि वो उन्हें खिलाते हैं, पढ़ने को नहीं कहते। बेटा तो क्रिकेटर बनना है? नो सर, हमें क्रिकेटर बनना है। क्रिकेटर बनना है? आप अपना नाम बताओ और क्यों बनना है क्रिकेटर? क्योंकि क्रिकेट पसंद है और मेरा नाम हुमैरा। और रेसिंग में कौन चैंपियन है? नहीं, सही वाला चैंपियन कौन है? फर्स्ट पोजीशन। यस सर। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही। फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना 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 के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत। चुप के से किसी रोज न जाने के लिए रंजिश ही सही। ये हमारे पास जो रोबोटिक्स लैब है इसका पिछले साल हमने इफ्तिताह किया था और इस रोबोटिक्स लैब के अंदर क्लास 8 से लेकर क्लास 2nd ईयर के बच्चों को हमने इनरोल कराए। क्लास 8 के बच्चों को हमने जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए दी गई हैं वो बिल्कुल बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक रोबोट परफॉर्म करता है, जबकि जैसे जैसे उनका क्लास लेवल बढ़ता जाएगा उनका इंटरेस्ट और रोबोटिक लेवल का डेप्थ वो भी बढ़ता चला जाएगा। और इस रोबोटिक्स लैब के अंदर जो हमने डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हम करवाते हैं, क्लास 8 के अंदर जो हम एक्टिविटी कराते हैं वो ये होता है कि एक सर्किट उनको दे दिया जाता है कि उस सर्किट से लाइट LED लाइट किस तरीके से ब्लिंक करती है और किस तरीके से वो ऑफ होती है, इसकी प्रोग्रामिंग करनी होती है। जब वो क्लास 9 और क्लास मैट्रिक में चले जाते हैं तो वो हमारे पास रोबोट को फॉरवर्ड और बैकवर्ड और लेफ्ट और राइट मूव करना उनको सिखाया जाता है। जिस तरीके से बच्चे क्लास 1st ईयर और 2nd ईयर में चले जाते हैं तो उनके लिए अब डिफरेंट
एप्लीकेशन उसके अंदर हम इंटीग्रेट करते हैं। कोई रोबोट बनाया भी है? ये वाला जो रोबोट है ये बनाया नहीं है, ये हमारा, ये हमने परचेज किया था। अच्छा, ठीक है। ये क्या करता है? ये इसके अंदर डिफरेंट सेंसर लगे होते हैं, जैसे कि ये IR सेंसर है जो कि ह्यूमन फॉलोइंग रिपोर्ट होता है कि जिस तरीके से इसके आगे अगर कोई चीज़ रखें तो उसको फॉलो करेगा, या उसके आगे अगर कोई चीज़ आ जाए तो ये स्टॉप हो जाएगा। इसके साथ इसके अंदर हमने ब्लूटूथ को भी इंटीग्रेट करा है कि अगर हम इसको मोबाइल फ़ोन से या किसी और ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करना चाहें तो उसको हम कनेक्ट कर। ये रिपोर्ट क्या करता है? ये जो रोबोट है इसका भी सेम वर्क है, लेकिन ये चूंकि ये बच्चों ने खुद डिज़ाइन नहीं किया, ये अभी हमारा जो है हमने एक कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया था, हमारा फर्स्ट कॉम्पिटिशन था जब हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया है, तो ज़ाहिर है हमने थोड़ी बहुत जो है वो बच्चों की लर्निंग करवाई है। तो अभी हमारा दाऊद यूनिवर्सिटी में जो है वो रोबो कॉन्टेस्ट हुआ था, उसमें डिफरेंट गेम्स थे, तो उसमें रोबो सॉसर जो गेम था उसमें पार्टिसिपेट किया था। उसमें पार्टिसिपेट करने की कंडीशन थी कि बच्चों ने रोबोट खुद डिज़ाइन करना था, तो हमारे सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बच्चों ने ये रोबोट खुद डिज़ाइन किया है। सेम फंक्शन है जो इसमें है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने खुद वायरिंग की है, खुद आपके पास ये ऑर्डिनो है, डिफरेंट सेंसर है, यहाँ पर ब्लूटूथ यूज़ किया है। इससे करते हुए एक बॉल के थ्रू हमने ये वाला गेम जो है वो पार्टिसिपेट किया था उसमें दाऊद यूनिवर्सिटी में, और हमने जो है वो उसमें विन भी किया था। मतलब हमारे 2-3 हमारे राउंड थे, तो 2 राउंड जो है वो हमने क्वालिफाई कर लिया था। एक फर्स्ट पार्टिसिपेशन थी, और दाऊद यूनिवर्सिटी में सिर्फ हमारा एक स्कूल था जो कि जो है वो इंटर स्टूडेंट्स थे, बाकी सारे यूनिवर्सिटी लेवल के। हालांकि अभी 1 साल ही हुआ है इस लैब को बने हुए, और जिसमें हमें जो है वो स्पिरिट अवार्ड भी मिला था दाऊद यूनिवर्सिटी से। आप मुझे समझाएं कि ये क्या है, ये क्या होता है? मतलब मैं बिल्कुल एक पैदल आदमी हूँ, मुझे क्या बताएंगे कि रोबोटिक्स क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद ख़ान है, और ये जो हमने रोबोट डिज़ाइन किया ये तो अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी है और ये पाकिस्तान में भी यूज़ होने लग गई। ये ऑडियोनो है जिसका मेन फंक्शन ही ऑडियोनो से होता है। इसके अंदर एक ब्लूटूथ कनेक्टर होता है जिसको हम मोबाइल से कनेक्ट करके रोबोट को राइट, लेफ़्ट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड मूव करवा सकते हैं। जो हम इसमें प्रोग्रामिंग करवाएंगे रोबोट वैसा ही वर्क करेगा। हम अगर इसमें वेट लिफ्ट करवाएं, वेट लिफ्ट करेगा, जिस तरफ इसके टायर्स मूव करवाएं उस तरफ मूव करेगा। ये ऑडियोनो का मेन फंक्शन होता है, इसमें ब्लूटूथ कनेक्टर होता है। अच्छा, चला के दिखाएं हमें। ये तो हम लोगों की तरह है, बिल्कुल बिल्कुल हम लाइन पे चलते हैं जैसे। जी, इसकी प्रोग्रामिंग ही हमने ऐसी की हुई है। यानी अपनी तरफ से ये रोबोट कुछ नहीं सोच रहा? नहीं सोच रहा। ये हमारे पास स्किन डिटेक्टर रोबोट है, इसको हम आपको चला के दिखाते हैं। अच्छा, ये 1 फुट के फासले से इंसानी खाल को डिटेक्ट करके। अच्छा, चलो भाई, आजा। क्या बात है। जब हमने लास्ट वेकेशन में रोबोटिक्स की क्लासेस का इंट्रोडक्शन किया था, तो फर्स्ट हमने 6, 7, 8 क्लासेस से जो है वो इंट्रो किया हुआ था, तो उनको एटलीस्ट ये बताने के लिए कि व्हाट इज़ रोबोट की शक्ल क्या होती है। यस, रोबोट की शक्ल क्या होती है। तो उन बच्चों को इंट्रोडक्शन देके उनसे हमने कहा था कि आप अपनी पसंद का जो भी रोबोट है उस तरह बनाएं। सिर्फ मॉडल्स हैं, जस्ट मॉडल हैं, ताकि हमने उनको ये मॉडल एटलीस्ट पता लग जाए कि व्हाट इज़ रोबोट एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रोबोट एंड मशीन। फिर उसके बाद हमने इस रोबोटिक्स का जो है वो हमने इंट्रो करवाया कि इसमें ऑर्डिनो है जो कि कंप्यूटर, उस रोबोटिक्स का माइंड है जिसको आपने जैसा कुछ देना है वो वैसे ही जो है उसने वर्क करना है। आप खुद भी इसी इलाके में रहती हैं या बहुत दूर से आती हैं? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, मैं रहती हूँ मलिर हॉल्ट में। ये सीनियर सेक्शन स्टूडेंट के लिए जो क्लास 8 से लेकर 2nd ईयर तक के बच्चों के लिए, ये लोग अपने रेफरेंस पर्पस और फिक्शन के लिए इसको यूटिलाइज़ करते हैं। क्या क्या है इस लाइब्रेरी में? सर, फिक्शन, लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर, ऑल सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल हेयर। सारे सब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद हैं और जो ये लोग यूज़ करते हैं। मैगज़ीन्स हमारे यहाँ आते हैं बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए मैगज़ीन्स कौन कौन से आते हैं? नेशनल ज्योग्राफिक, रीडर डाइजेस्ट, हमदर्द सेहत, नौनिहाल, साथ ही क्योंकि क्लास 8 भी आती है तो उनके लेवल के लिए भी बुक्स लेकर आनी होती हैं। अब तक कितनी किताबें जमा हुई हैं? अराउंड 3500। ये सब खरीदी गई हैं या डोनेशन है? सर बोथ, हम परचेज़ भी करते हैं और डोनेशन पे भी जाते हैं। ज़्यादा परचेज़। और ज़्यादा जो किताबें हैं किस पे ज़ोर है? लिटरेचर वाली किताबें परचेज़ करते हैं, ज़बान की किताबें परचेज़ करते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी पे करते हैं, फ़ाइन आर्ट्स पे करते हैं, किस पे? सर, हम 3 मेजर सब्जेक्ट को कवर करते हैं। उसमें फ़िक्शन फर्स्ट, उर्दू फ़िक्शन, इंग्लिश फ़िक्शन, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि आगे फ्यूचर में बच्चों को उसको करना है, और थर्ड जनरल नॉलेज। 2002 में जब मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई, जो मेरा फ़र्स्ट डे था, तो मैं बहुत मतलब कंफ्यूज थी कि मैं पता नहीं कौन से एरिया में आ गई, क्योंकि मैं सदर में रहती हूँ। और यहाँ पर जब मैं आई तो यहाँ सिर्फ ट्रीज़ थे
और बुशेस थे, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। तो ना कोई बिल्डिंग थी, ना कोई रूम था, सिर्फ एक फाउंडेशन था जो हमारा PCDSS है। वहाँ सिर्फ एक मतलब इन्होंने रखा हुआ था कि यहाँ पर बिल्डिंग बनेगी, इतना था इनका। तो मैंने कहा पता नहीं मैं किस जंगल में आ गई हूँ और समझ नहीं आ रहा था कि क्या वाकई यहाँ कोई स्कूल होगा। बट जैसे जैसे टाइम गुजरा तो अब तो ये बिल्डिंग है, सब कुछ है। तो उस टाइम का दौर और इस टाइम का दौर में मतलब काफ़ी डिफरेंस है अभी तो। बच्चों को के पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए आप लोगों को क्या क्या पापड़ बेलने पड़े शुरू में? देखिए एग्जैक्टली वैसे मैंने तो विज़िट नहीं किया, बहुत सारे विज़िट टीम थी जो मतलब विज़िट करती थी ना, तो वो वहाँ पर यही बताती थी कि इन्फाक फाउंडेशन जो है वो मतलब बच्चों के लिए यहाँ पर ओपन हो रहा है और क्या कहते हैं मतलब पढ़ाने के लिए, यहाँ अवेयरनेस देने के लिए। तो पेरेंट्स तो उनका कोई अच्छा मतलब वो नहीं था, रिस्पांस नहीं था, क्योंकि वो समझ रहे थे पता नहीं क्या चाह रहे हैं या क्या मतलब इनका इरादा है। तो इसलिए और फिर सिक्योरिटी के हवाले से भी उनको ये था कि हमारे बच्चे जो है वो नहीं मतलब उनके लिए सेफ़्टी नहीं होगी यहाँ पर। तो इस हवाले से वो बिल्कुल भी एडमिशन्स नहीं करवाना चाहते थे। यहाँ पर हम मतलब डिफरेंट लोगों के साथ डील कर रहे हैं, हर किस्म के लोग हैं यहाँ पर जो मतलब प्रॉब्लम्स भी क्रिएट, शुरू में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए यहाँ पर बिल्डिंग के हवाले से, और इवन के मतलब वो नहीं चाहते थे कि यहाँ कोई स्कूल खोले। सबसे मेन चीज़ ये है कि दे डिडंट वांटेड कि यहाँ कोई स्कूल खोले, क्योंकि लाजिम बात है लोगों का अवेयरनेस आएगी और लोग जो है वो तालीम की तरफ जाएंगे। तो दे डिडंट वांटेड कि वो जो है तालीम की तरफ लोग जाए ना। तो ये लोगों की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी फेस करनी पड़ी। अच्छा, अब आप ये बताइए, एक स्कूल ये बन गया, इसमें बच्चे जो पढ़ेंगे उनकी तो खैर ज़िंदगी में तब्दीली आएगी ही। इस स्कूल की वजह से और उन बच्चों की वजह से आसपास के माहौल में और उनके घरों में क्या तब्दीली आई है? घरों में तो बहुत तब्दीली आई है, क्योंकि देखिए शुरू में जब बच्चे थे ना मतलब जो इनके घर भी थे वो इतने गंदे थे कि उनको बिल्कुल भी नहीं पता था कि किस तरह से उनको रहना है, किस तरह से रहना है। इनके घर जो हैं मतलब एक रूम में सब काफ़ी फैमिलीज़ रहती थी और इनको बिल्कुल सफाई वगैरह का पता नहीं था मोहल्लों में। अब तो माशाल्लाह से इतनी अवेयरनेस आ गई है इनमें कि पहले के बनस्बत जो है उनको मतलब पता है कि कैसे घरों को रखना है। जैसे हमारा रेडी गोट है, रेडी गोट तो ऐसा इलाका है जहाँ पर झोंपड़ियों में लोग रहते हैं, तो वहाँ से लोग बच्चों को लेकर आए। उसके अलावा जो हमारा इलाहाबाद है अब तो बहुत डेवलप हो चुका है, यहाँ के बच्चे भी जो हैं मतलब बहुत गंदगी और बहुत गंदे आते थे, उनको पता ही नहीं था कि सफाई क्या चीज़ है। मतलब ये सारी चीज़ें तो हमने फेस की हैं काफ़ी। लर्निंग के हवाले से कौन से ऐसे नए प्रोजेक्ट्स हैं जो आप शुरू करने जा रहे हैं? इसमें जैसे साहब जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि कंप्यूटर के ऊपर किताबें आजकल मिल रही हैं जिसको एक्सेस करना बड़ा आसान हो जाता है। ई बुक्स जो उर्फ़ आम में कहलाती है, उसके ऊपर बिल्कुल हमारा काम चल रहा है, अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। इस सिलसिले में ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि कराची की एक बड़ी मुस्तनद मेडिकल यूनिवर्सिटी वेल नोन है, उसके कुछ लोग हैं जो कि वॉलंटियर बेसिस पे हमारी मदद कर रहे हैं, तो हम उसको फिर यहाँ पे बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो उसके अलावा आप ये कह रहे थे कि इस स्कूल को ज़रूरत है कि और सोचा जा रहा है कि इसको शमसी तवानाई के ऊपर जो है मुंतकिल। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम जिस इलाक़े में हैं और अल्लाह का शुक्र है कि कराची में मेरे ख़्याल में 12 महीनों में 11.5 महीने धूप ही रहती है, तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए। तो हमारा ये भी प्रोग्राम है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हम शमसी तवानाई को इस्तेमाल करें यहाँ पर इस जगह के ऊपर। तो वो भी हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि इंशाल्लाह जल्द ही होगा। ओके, तो क्या उसके अलावा अब जैसे यहाँ पे इंटर स्कूल इंटर कॉलेज मुकाबले होते हैं, तो कितना फ्रीक्वेंटली आपके बच्चे अब पार्टिसिपेट करते हैं? हमारे बच्चे जैसा बहुत फ्रीक्वेंटली पार्टिसिपेट करते हैं। इनफैक्ट साल की शुरू में हमारा शेड्यूल एक डिज़ाइन हो जाता है कि तकरीबन हर महीने या 2 महीने में किसी न किसी किस्म के या तो मुकाबले में जा रहे होते हैं या लोग यहाँ आ रहे होते हैं। अभी जनवरी में हमारा मिसाल के तौर पे एक इंटर स्कूल आर्ट कंपटीशन हुआ था, वो बहुत अच्छा रहा। जिमी इंजीनियर हु इज़ ए वेल नोन आर्टिस्ट, ही वाज ओवर हियर, और इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट से लोग आए थे, उन्होंने जज के तौर पे उसको किया, बच्चों को एनकरेज किया।
इसके अलावा एक और जो चीज़ मैं बड़ी दिलचस्प आपके लिए होगी, क्योंकि अल्लाह ने हमें ज़मीन दी हुई है, यहाँ पे जगह है, हमने बच्चों को इकोलॉजिकल सेंटर एक बनाने की कोशिश की है कि वहाँ पे बच्चे गार्डनिंग करें, हैंड्स ऑन हो, उन्हें ये पता चले कि क्या है। क्योंकि बदकिस्मती से कराची जो कि कंक्रीट का जंगल है, यहाँ पे बच्चों को ये मौका बहुत से स्कूलों में नहीं मिल पाता कि वो बागबानी और ये चीज़ें कर सकें। तो आप दिखाएंगे हमें? बिल्कुल, हम आपको नीचे चलिएगा, हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। चलिए। मेरा नाम यासिर अशरफ है और हम जिस जगह मौजूद हैं ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्विसेज जो कि इन्फाक फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है, वहाँ है। मैं यहाँ पे जनरल मैनेजर हूँ। इस वक्त मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि कराची के अंदर बहुत कम ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पर इकोलॉजी के ऊपर काम होता हो, बच्चों को गार्डनिंग और ये चीज़ें बताई जाती हों। हैं लेकिन बहुत कम है। हमने यहाँ पर काफ़ी जगह लेकर गार्डनिंग शुरू की है, जिसमें हमारे जूनियर क्लासेस से लेकर सीनियर क्लासेस तक के बच्चे आते हैं और वो इससे गार्डनिंग और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। उससे ज़्यादा तवज्जो इस बात पर है कि वो इस चीज़ को अपनी तालीम का हिस्सा समझें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझें कि हमारे एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर कितनी ज़्यादा इस चीज़ की अहमियत है कि आबो हवा और उसके ऊपर जो दरख्तों के असरात हैं उससे कितना बेहतर माहौल हमारा होता है। आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। इस वक्त यहाँ हल चल चुका है क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी, हमने अभी बीज नहीं बोए हैं, लेकिन जो अब गर्मियों की सब्ज़ियाँ होंगी वो हम बीज बो देंगे। आइए मैं आपको आगे दिखाऊँ जहाँ पर सब्ज़ियाँ आपको दिखेंगी जो हो रही हैं इस वक्त। ये जगह अगर आप करीब करेंगे तो आपको देखिएगा कि लौकी और कद्दू वग़ैरह जो कि अब गर्मियों में होंगे, उसके लिए हमने जगह तैयार कर ली है और यहाँ पर अब बीज बुआई शुरू होने वाली है क्योंकि मौसम अब बेहतर हो गया है कराची का। यहाँ पर हमने भिंडी के बीज बो दिए हैं तो भिंडी की यहाँ से फसल निकल आएगी पूरी की पूरी। उसके अलावा अगर आप मेरे साथ इस तरफ आएंगे पीछे तो आपको दिखेगा कि मौसम में बैगन और गोभी है। एक और हॉर्टिकल्चर की जगह बनाई है जो बिल्कुल स्कूल के साथ है, तो वहाँ पे बच्चा एक गमले में एक बीज लगाकर और ये देखता है कि पौधा कैसे ग्रो हो रहा है। उस पर उसका नाम भी लिखा हुआ होता है, वो उसकी देखभाल करता है, वो उसको ओन करता है उसको, ताकि एहसास हो। क्योंकि बच्चे जिन घरानों से आए हैं वहाँ पर ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हैं। मेरा नाम सायरा है, मैं यहाँ पे तकरीबन 16 साल से काम कर रही हूँ। ये सेंटर जो है हमारा वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर है। इसमें हमारे आपके हर किस्म के हम काम करते हैं जिससे औरतों को कोई तक़वियत मिल सके। ये सेंटर इस तरह शुरू हुआ था कि जब हमने इस इलाके में काम करना शुरू किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में सराउंडिंग में CDSS के ज़्यादातर जो माँ बाप थे वो औरतों की एजुकेशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। तो हमने एक प्रोजेक्ट सोचा जो स्टार प्रोजेक्ट आपको पता होगा दुनिया में काम करता रहा है, एक्सीलरेटेड एजुकेशन पे, वो हमने यहाँ पे आपके इम्प्लीमेंट किया और तकरीबन ऐसी बच्चियाँ जो 14 से 18 साल की उम्र में थीं उनको लेके 3 साल में उनको मैट्रिक करवाया। तो ये एक आपके इनिशिएटिव था, पायलट प्रोजेक्ट था। उस वक्त वी वर नॉट श्योर कि ये हमें अच्छा कोई रिज़ल्ट देगा कि नहीं देगा, लेकिन समहाउ लकली इट टर्न आउट वेरी वेल। और अभी तक उससे तकरीबन 300-400 लड़कियां जो हैं आपके वो मैट्रिक कर चुकी हैं। उसके अलावा इंटर हो रहा है, BA यहाँ पे क्लासेस चलनी है। उसके बाद हमारा जो एक बहुत अहम प्रोजेक्ट है वो है आपका सोशल वर्क डिपार्टमेंट, जिसमें हमारे पास तकरीबन 7 स्कीम्स हैं जिसके तहत हम कम्युनिटी को अप्रोच करते हैं। उसमें यह है कि कुछ एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम दूसरे स्कूलों को सपोर्ट करते हैं, टीचर्स को वहाँ पे प्लेस करते हैं, उसकी तनख्वाह इन्फाक फाउंडेशन पे करता है। और उसके अलावा हमारे आपके डोर टू डोर काउंसलिंग सिस्टम है। हमारे मोबिलाइजर्स हैं, डेली टीम्स जाती हैं जो वो घरों में जाती हैं और सफाई सुथराई और ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरह अपनी ज़िंदगी में बेहतर तब्दीली ला सकते हैं। अगर आप देखेंगे ये हमारा एक वोकेशनल सेंटर है। इसका बुनियादी मकसद वोकेशनल सेंटर का ये है कि यहाँ से जो औरतें लड़कियाँ इस इलाके की हैं वो हुनर सीखें और उस हुनर की बेसिस पर वो कुछ कमा सकें।
इसलिए कि यहाँ पे आपके कमाने के मौके औरतों के लिए बहुत कम है। घरों से मर्द उनको निकलने नहीं देते, तालीम का मेयार बहुत कम है, तो एज टीचर्स भी वो काम नहीं कर सकती। जो लड़कियाँ यहाँ पे कटिंग, स्विंग, एम्ब्रॉयडरी ये सारी चीज़ें सीखती हैं, फिर उनसे सिलवा कर हम कोशिश करते हैं कि उनको मार्केट में लेके आएँ थ्रू एग्जीबिशंस या ऑनलाइन आपके, और फिर उससे जो भी इनकम होती है वो उनको वापस चली जाती है। तो ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं इससे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में तब्दीली आ रही है। आपके यहाँ पे तालीम का मेयार, जो हमने 16 साल पहले काम शुरू किया था, तो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स थे उसमें कोई भी मैट्रिक टीचर नहीं थी। ये इन लोगों ने खुद एक्सेप्ट किया है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है कि जिसमें आपके मैट्रिक टीचर हो, बल्कि सारी इंटर टीचर्स हैं। और ज़्यादातर लड़कियाँ जो हैं वो इन्फाक के डिफरेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकली और कम्युनिटी में काम कर रही हैं। कि जब हमने यहाँ पे काम करना शुरू किया था तो हमें ज़्यादातर फैमिलीज़ ऐसी मिली कि जो लड़कियों की तालीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी, और जब उन्हीं ने यहाँ पे आना शुरू किया 3 साल कोर्स में, तो वालिद हजरात जो थे उन्हें मारा करते थे, बहुत बुरी तरह मारते थे, इतना कि उनके पाँव ज़ख्मी हो जाते थे। लेकिन उस वक्त माओ ने, जो कि लगता था कि बहुत कमज़ोर हैं और उन मर्द हजरात के सामने नहीं आ सकती, लेकिन वो सामने आई। उन्होंने कहा हम वो नहीं चाहते ज़िंदगी हमारी बेटियां गुजारें जो हम गुजार चुके हैं, और इसके ऊपर आपके ये सेंटर चला। और बाद में सबसे बड़ी बात ये हुई कि कुछ लोगों का हमने बुलाया, उनसे हमने पूछा कि आपको इतना तालीम से मसला क्या है, तो उन्होंने कहा बागी हो जाएंगी लड़कियाँ, तो उस पर बागी हो जाएंगी, हमारी बात नहीं सुनेंगी। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है आप 3 महीने पढ़ाइए और फिर हम आपसे आके मिलेंगे, लड़कियों में अच्छी तब्दीली आई या बुरी। मैंने कहा ये मैं आपको लिख के देती हूँ, अगर बुरी तब्दीली होगी हम सेंटर बंद करवाएंगे खुद, अच्छी आई तो फिर आपको हमारा साथ देना होगा। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा ठीक है, उस पर समहाउ। इसलिए यहाँ पे ऐसा है कि कुछ जी हम लोग फिर गए उनके पास, तो उन्होंने कहा नहीं। और जो मिसालें दी उन्होंने क्या दी कि पहले खाने में नमक तेज़ होता था और हम कहते थे तो लड़ाई झगड़ा होता था, और अब ये है कि खाने में नमक तेज़ होता है, मैं बताता हूँ तो कहती है कि अब्बा फ़िक्र ना कीजिए कल से नहीं होगा। कहने पहले अगर पानी की ठंडी बोतलें आपके फ्रिज में नहीं होती थी और मैं आके चीखता था, तो उस पर बीवी भी कहती थी कि हम भी दिन भर काम करते हैं, और आज बेटियां कहती हैं अब्बा आप फ़िक्र ना कीजिए कल से पानी की ठंडी बोतल होगी, कि जिसकी वजह से जब हमने काउंसलिंग जब शुरू की तो यकीन कीजिए पैसे वैसे सब एक अलग चीज़ होती है। जो मेन चीज़ हमारे सामने आई वो ये आई कि छोटी छोटी चीज़ों पे बड़े बड़े झगड़े होते थे, मार पिटाई, हंगामा, तलाक तक की नौबत जो होती थी, उनकी बुनियादी वजूहात क्या होती थी? घर में ठंडा पानी नहीं है, बाप आया खाना नहीं बना हुआ है, लड़की बगैर दुपट्टे के घर में घूम रही है, ये इश्यूज़ थे। जब हमने इश्यूज़ निकाले काउंसलिंग करने के तो हम हैरान रह गए कि उसमें कहीं पे भी कुछ केसेस के अलावा पैसा या ये चीज़ें नहीं थी। ये पैटी थिंग्स जो थी उन्होंने उनकी ज़िंदगियों को बिल्कुल तबाह किया हुआ था। तो इस पे हमने बहुत ज़्यादा काम किया, और फिर जब इनकम औरतों ने कमाना शुरू किया और घर में पैसे आना शुरू हुए, तो उससे जो उनको तब्दीली लगी, तो फिर मर्द हजरात जब तक साथ नहीं आए थे काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन जब वो साथ आए तो फिर ज़ाहिर बात है कि हम बहुत अच्छा चला। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अलावा एक इन्फाक ने बहुत अच्छी स्कीम जो यहाँ पे शुरू करवाई वो माइक्रो फाइनेंस की, जिसमें फ्री ऑफ इंटरेस्ट लोन देते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं होते, इवन फॉर्म चार्जेस वगैरह नहीं होते, बहुत पैटी लोन्स होते हैं आपके 15,000 से लेके अब 80,000 का पहला लोन किया है। लेकिन उससे ये था कि छोटे छोटे कारोबार इन्होंने किए, मसाले के, कपड़ों के और इन चीज़ों के, जिससे अगर उनके घर की इनकम 15,000 थी तो वो बढ़ के 30,000 हो गई कि 15,000 वो इसमें से कमाने लगे और 15,000 लोन लिया था। अच्छा, हमारी जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादातर बैंकर्स हैं, उनको जब हम फिगर्स देते हैं तो वो हम पे मानते नहीं, कहते कि आप लोग बहुत ज़्यादा गलत बयानी करते हैं। तो हम उनसे कहते सर हम क्या करेंगे, आप देख ली हमारे पास पेपर पे चीज़ें मौजूद है। तो कभी ये होता है कि हम प्रॉफिट को कम कर देते हैं, कि अगर 30,000 आ रहा होता है हम कहते हैं 20 तक आ रहा है, कि उनका ट्रस्ट हम पे कायम रहे। लेकिन वो जो आपके माइक्रो फाइनेंस ने जो काम किया और जो ये जॉब अपॉर्चुनिटी, उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा इस इलाके में काम हुआ वो ये हुआ कि आपकी जो मिथ थी कि अगर लड़की बीमार हो गई है तो
जिन आशिक हो गया है या किसी ने जादू कर दिया है, उनको आपके ख़त्म करवाया गया। और वो किस तरह करवाया गया, काफ़ी हद तक। हम एक आपके गोट हैं यहाँ पे, छोटे छोटे कंपाउंड्स हैं, हम कंपाउंड में गए तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी पे जिन आ गया है और वो मरने के करीब है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप कहिए तो मैं देख लूँ उसको। कहने देख ली। जब मैं गई उस बच्ची के पास तो मैं देखते ही समझ गई कि इस बेचारी के बदन में खून ही नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप इजाज़त दें, आपकी बच्ची मरने वाली है, इस पर जिन है, आप लोग इतना डरते हैं इससे, तो हम इसको ले जाएं। मेरे पास बहुत अच्छे मौलवी हैं, लेकिन घर वालों को लाने को मना किया उन्होंने। कहने ले जाएं, आपको हम बहुत दिन से जानते हैं, ले जाएं। हमने अपने यहाँ के आपकी गाड़ी ली, उसको लेके डॉक्टर के पास आए, उन्होंने उसका इलाज वगैरह किया, खून लगाया, सब कुछ किया। उसके बाद वो बच्ची सही हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा, फिर लोग आए बहुत सारे कि हमारी बच्चियों पे जिन आया है, आप उस मौलवी के पास ले सकते हैं। तो मैंने उन डॉक्टर को बुलाया, मैंने कहा ये है वो मौलवी, आप चले जाओ। तो ये चीज़ें जो थी ना, फिर उनको बताया कि देखिए खून की कमी कोई जिन नहीं है, आपकी बच्ची को आप लोग खाना सही नहीं खाते, ये नहीं है। बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जिनमें इनकम इतनी कम नहीं है, बट दे डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज दैट इनकम। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। उनको हमने बजटिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया, बिकॉज द गुड थिंग इज़ दैट वी आर इन द कम्युनिटी एंड इट्स वेरी ईजी फॉर अस टू गो एंड अप्रोच देम। सो हमने उनको जब घरों में जाके विज़िट किया तो हमें पता चला कि वो बेचारी औरतें जो हैं वो कर्ज़ा लेती हैं दुकानदारों से, और अगर 300 का सामान लेती हैं तो 3000 वो उनसे महीने पे बिल दे देता। तो उनको हमने कहा, अच्छा आप यकीन करेंगे ये स्टोरीज़ नहीं हैं, ये सब सच्ची चीज़ें जो हम भुगत के आए। तो जब उनको नोट दिखाए तो बहुत सारे नोटों की उन्हें पहचान नहीं थी, यहाँ पे कराची में रहते हुए, इस इलाके में रहते हुए। उनको फिर हमने एक अपनी स्टूडेंट्स की टीम बनाई और उन औरतों को हमने एक तो थोड़े से मैथ्स पढ़ाया, नोटों की पहचान करवाई और उनसे कहा कि अब आप जब करें तो उससे लिखवाया करें कितने का सामान दिया। तो पता चला कि उनके शौहर हजरात आए और कहने लगे कि अब तो महीने का ख़र्चा बहुत कम हो गया। मैंने कहा कम नहीं हुआ, वो जो आपको लूट रहा था वो ख़त्म हो गया। तो ये सारी छोटे काम करके अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत लगता ही नहीं वो इलाका है। हम भी जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि उसी इलाके में या कहीं और आ गए। बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। पहले ये था कि यहाँ पे आपके एक जरगा सिस्टम था और जो कोई एज सच इन्फ्लुएंशियल लोग नहीं थे कि आप कहें कि पावरफुल हैं या बहुत रिच हैं, नथिंग लाइक दिस। 2-3 को उन्होंने सियाना मान लिया था और जो वो कहते थे वो करते थे। तो उसकी वजह से जो अब मेरे घर का डिसीजन जब 3rd पर्सन ले रहा है तो आप सोच लिए क्या हो रहा होगा मेरे बच्चों के लिए। जैसे यहाँ पे हमारी एक बच्ची को स्कॉलरशिप मिली है आपके USA से विमेन एम्पावरमेंट पे, उसने वहाँ पे क्वालिफाई किया, उसको वहाँ पे 6 हफ्ते के लिए बुलाया गया। तो वालिद साहब जो थे, बच्ची रोती आई कि नहीं अब्बा ने मना कर दिया। मैंने क्यों? कि नहीं अब्बा हमारे जो चचा हैं वो मौलवी हैं, उन्होंने कहा है कि लड़कियों के लिए हराम है ना महरम के बगैर बाहर जाना। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी टीम से कहा रिसर्च करो इनके चचा क्या करते हैं। पता चला कि चचा जो हैं बहुत बड़े मौलवी हैं, बहुत इनकम है, उनकी 2 लड़कियां बाहर तालीम हासिल कर रही हैं। मैंने कहा बस ठीक है अब काम हो गया हमारा। मैंने उनके अब्बा को बुलाया, मैंने कहा कि बात सुने आपकी भतीजियाँ जो उनकी शादी हुई हुई है। कहने लगे नहीं, आपसे किसने कहा? मैंने कहा फिर वो बाहर पढ़ सकती हैं, ये हराम नहीं है। आपकी बेटी अगर 6 हफ्ते के लिए चली गई तो ये हराम है। तो सोचने लगे, कहने इस पे तो हमने सोचा ही नहीं। मैंने कहा जिस दिन आप अपने दिमाग इस्तेमाल करने लगेंगे आपके मसाइल खुद हल हो जाएंगे। तो वो बच्ची हमारी गई अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक बात है। उनके चचा ने मिलना जुलना छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया कि तुमने हराम का, फिर भी नहीं मान के दिए। वो कहने मेरी बच्ची तो पढ़ ली है वहाँ पे। तो इस किस्म के जी वो गई 6 हफ्ते करके आई अल्हम्दुलिल्लाह। उसने अभी कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में। शी इज़ डूइंग वेरी वेल।